नमस्कार। आज हम बीएड सेकंड ईयर के सेकंड पेपर BD 202 जिसमें कि एक अच्छी आकलन प्रणाली की विशेषताएं के विषय पर अध्ययन करेंगे। एक अच्छी आकलन प्रणाली की विशेषताएं। तो एक अच्छी आकलन प्रणाली की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? इससे पहले भी हमने इस विषय में काफी चर्चा की थी कि अच्छी आकलन प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती हैं। उनमें से वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता और तुलनीयता। और यहां से आपके कंपटीशन में भी एक प्रश्न आता ही आता है और वो उनमें से किन्हीं 3 विशेषताओं को दे देते हैं और चौथा कोई अलग ऑप्शन देते हैं, या 3 अलग ऑप्शन होते हैं, एक विशेषता इनमें से डाल दी जाती है। तो यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्रेम होता है। विश्वसनीयता से क्या अभिप्राय है? यानी जिस पर हम विश्वास कर सकें। अब विश्वास हम पर किस पर कर सकेंगे? तो जिसके रिजल्ट अच्छे आते होंगे। अब रिजल्ट कैसे अच्छे आते हैं, इसको हम कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे, कैसे मानेंगे? तो जब हम किसी परीक्षा का बार बार प्रशासन करें और बार बार प्रशासन करने पर भी एक ही परिणाम आए तो वह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। इस प्रकार विश्वसनीयता का संबंध परीक्षण के प्राप्तांकों से होता है। आपने कोई टेस्ट लिया और मान लीजिए क्लास 6 के लिए टेस्ट वो बनाया और उस टेस्ट को चाहे मेरे द्वारा प्रशासित किया जाए, चाहे किसी दूसरे टीचर के द्वारा किया जाए, चाहे किसी स्टूडेंट के द्वारा किया जाए, जब भी स्टूडेंट्स उस टेस्ट को, उस परीक्षा को दें और उनके स्कोर वही आए जो प्रथम बार दिए गए थे, तो वह परीक्षण क्या कहलाएगा? विश्वसनीय कहलाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब है परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां। तो यहां मैंने बताई थी पीछे, वो जो 5 थी वो तो क्या था? एक अच्छी आकलन प्रणाली की विशेषताएं थी केवल। अब हम क्या करेंगे? जो परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता को कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए भी काफी सारी जो है विधियां हैं। उनमें से यहां पर मैं आपको कुछ विधियां हैं उनके बारे में बताऊंगी। उससे पहले एक वैधता से संबंधित प्रश्न भी आता है कि वैधता क्या कहती है। यदि कोई आकलन उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तो वह परीक्षण वैध कहलाएगा। किसी भी आकलन के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है कि वह विश्वसनीय होने के साथ साथ वैध भी होना चाहिए। वैध कैसे होगा? कि जैसे घड़ी है, वो समय बताने के लिए बनाई गई है और समय वो बताए, तब तो वो वैध है। लेकिन सही समय बताए ये आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक अन्य घड़ी है, उसके समय से अपनी घड़ी के समय को मिलान करना पड़ेगा और उसके बाद अगर सिमिलर है तो वो वैधता कहलाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ये अन्य विधियां भी हैं। पहली है स्थायित्व गुणांक या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव नेट में, टेट में, सब में पूछे जाते हैं। नेट की तरफ तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। स्थायित्व गुणांक या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि किसको कहेंगे हम? सोचिए थोड़ा। परीक्षण पुनर्परीक्षण, टेस्ट रीटेस्ट। जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है इसमें क्या होता है? यह विश्वसनीयता ज्ञात करने की सबसे सरल विधि होती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस विधि के द्वारा परीक्षण के जो स्कोर होते हैं उनकी विश्वसनीयता को, रिलायबिलिटी को ज्ञात करने में कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एक बार टेस्ट बच्चे से भरवाया और उसी को कुछ समय के अंतराल के बाद भरवा सकते हैं, कुछ दिनों के अंतराल के बाद भी भरवा सकते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं
जिनको कुछ महीने के या कुछ ट्रेनिंग देने के बाद भरवाया जाता है कि उनका प्री टेस्ट का जो स्कोर था वो क्या था और पोस्ट का क्या था। तो परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। इस विधि का प्रयोग गति परीक्षण में अधिक उपयोगी होता है। स्पीड टेस्ट जो होते हैं उनमें परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का ही प्रयोग किया जाता है। कम समय और कम खर्च, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मितव्ययी यानी कम खर्चीली। इस विधि में सैंपलिंग एरर की जो घटित होने की संभावना भी बहुत कम होती है। कैसे? कि जिन बच्चों से हमने पहले टेस्ट भरवाया था, जैसे मान लो मैंने 20 बच्चे पहले लिए और उन्हीं से मैंने दोबारा भरवा लिया, तो मेरा सैंपलिंग एरर भी नहीं रहेगा। सहसंबंध विधियों का प्रयोग भी सरलता से किया जाता है। तो ये थी आपकी स्थायित्व गुणांक या परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। दूसरा क्या है? स्थायित्व गुणक या अर्ध विच्छेद विधि। इसको स्प्लिट हाफ मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिट हाफ मेथड। कितने बच्चों ने स्प्लिट हाफ मेथड पढ़ा है? कोई बता सकता है क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ इसको इवन और ऑड मेथड भी कहते हैं। कैसे? मान लीजिए क्लास में हमारे 50 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों को हमने जो इवन नंबर थे जिनके एक तरफ रख लिया और जो ऑड नंबर वाले जिनका रोल नंबर ऑड था उन 25 बच्चों को एक तरफ कर लिया। ये पहली बार में हमने इवन वालों का ले लिया टेस्ट, चाहे ऑड वालों का ले लिया। दूसरी वाले में जिनका हमने पहले लिया था उनसे जो शेष बच्चे रह गए थे उनको ले लिया। इसलिए इसको स्प्लिट हाफ मेथड के नाम से भी जानते हैं। स्पीयरमैन ब्राउनी जो प्रोफेसी सूत्र है उनका, इसी सूत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है और उनका सूत्र क्या है? तो 2 into रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। जैसे R11 बराबर 2 into रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट अपॉन 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट, जिसमें R11 क्या है? तो R11 है उनका संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक, रो स्कोर जो पूरा होता है, और R 1/2 और 1/2 जो इवन वाले थे और ऑड वाले थे उन सबको आधे परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक भी कहते हैं। तो ये था आपका स्प्लिट हाफ मेथड। गटमैन ने, जो एल गटमैन थे, उन्होंने 1945 में परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया था, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग कम होता है, फिर भी कोर्स में है आपके में, तो उसको जान लेते हैं। और वो सूत्र है R11 इक्वल टू ब्रैकेट 1 माइनस HDA स्क्वायर प्लस HDB स्क्वायर अपॉन HD स्क्वायर टू T फॉर टेबल वाला और ब्रैकेट क्लोज। R11 क्या है? तो पूरे परीक्षण की जो विश्वसनीयता है, और HDA क्या है? तो प्रथम आधे परीक्षण के पदों का प्रमाणिक विचलन है, यानी HD स्टैंडर्ड डेविएशन, और HDB तो वो सेकंड द्वितीय आधे परीक्षण के पदों का प्रमाणिक विचलन हो गया, और HDT, T मतलब टोटल,
तो परीक्षण के संपूर्ण पदों का प्रामाणिक विचलन हो गया। तो आपके समझ आया होगा स्प्लिट हाफ मेथड। नेक्स्ट है हमारा तुल्यता गुणांक या प्रारूप विधि या विकल्प विधि। तुल्यता गुणांक या प्रारूप विधि या विकल्प विधि ये जो विधि है ये आपकी जो पहली वाली है स्थायित्व गुणांक या पुनर्परीक्षण विधि, इसका करेक्शन है, इसका सुधारात्मक रूप है। और ये जो नाम है वो क्रॉनबेक ने दिया है, तुल्यता गुणांक। दूसरे और विद्वान हैं, उन्होंने इनको प्रारूप विधि नाम दिया है या विकल्प विधि। तो परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इस विधि का विकास किया गया, जिसमें स्मृति यानी मेमोरी, अभ्यास यानी प्रैक्टिस और मैच्योरिटी परिपक्वता आदि विषयों का जो विश्वसनीयता गुणांक है उसे ज्ञात किया जाता है। और इसको एक अन्य नाम जैसे विकल्प फर्म विधि या तुल्य फॉर्म विधि, इन नामों से भी जानते हैं इसे। अब ये तुल्य फॉर्म विधि क्या है? दो तुल्य फॉर्म है यानी टू इक्वलेंट फॉर्म है या दो पैरेलल फॉर्म है। तुल्य मतलब तुलना करने वाले, आप किसी की तुलना करोगे तो दो चीज होनी चाहिए, तो वही दो चीजें हैं इधर। दोनों फॉर्मों का समान माध्य इक्वल मीन होगा, इक्वल वेरिएंस होंगे, इक्वल इंटर आइटम कोरिलेशन होता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो फॉर्म तुल्य फॉर्म कहते हैं इसको। और इसका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा मूल्यांकन विधि हमेशा जो है समान रहेगी, समान रूप से प्रशासित करेंगे, समान ही इनके अंक होंगे। ठीक है, और बाकी का आपको जब डिटेल में पढ़ना हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन यहां से जो बनता है बस इतना ही रहता है। नेक्स्ट है आपका आंतरिक स्थायित्व गुणक या क्रूडर रिचर्डसन विधि। इस विधि का नाम किसने सुना है? तो ये फ्रेडरिक क्रूडर तथा एमडब्ल्यू रिचर्डसन ने 1973 में दी थी। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, तो परीक्षण की आंतरिक जो संगति होती है, आंतरिक विश्वसनीयता होती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, इसको ज्ञात करने के लिए कई सूत्रों का प्रतिपादन किया गया था, जिनमें से KR20 और KR21 दो सूत्र हैं वो फेमस हुए। तो इनका जो पहला सूत्र था KR21, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, और दूसरा है इनका KR21। KR20 पहला था और KR21 दूसरा था। इनकी एक विशेषता है कि इसके जो सभी पद होंगे वो होमोजीनियस होंगे, समजातीय होंगे। प्रत्येक पद द्वारा एक ही गुण का मापन समान रूप से होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होना चाहिए, यानी आपने जो फ्रेम किए हैं प्रश्न, या तो वो यस नो वाले होंगे या सत्य सत्य वाले होंगे, मतलब किसी एक ही तरह से फ्रेम किए गए होंगे। जब परीक्षण के पदों में कठिनाई का स्तर भिन्न हो
तब हमको क्या लगाना है, तो KR20, और कठिनाई स्तर समान होगा तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, KR21। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इनका जो मूल्यांकन होगा 0 तथा +1 के रूप में होगा। सही है तो +1 और गलत है तो 0। और इसका प्रयोग किस में करेंगे, तो बुद्धि तथा एप्टीट्यूड, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट कहेंगे इसको, और एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दो चीजों का मापन इससे किया जाएगा। KR20 तथा KR21 के प्रयोग के लिए परीक्षण की गति नहीं बल्कि स्पीड को ज्यादा ध्यान में रखती है। ठीक है, अब KR21 सूत्र क्या है, तो पहले KR20 है, KR11 इक्वल n/n-1 ब्रैकेट HD² माइनस सिग्मा PQ अपॉन HD² ब्रैकेट क्लोज। n बराबर परीक्षण में एकांशों या पदों की संख्या, HD संपूर्ण समूह के प्राप्तांकों का वितरण या वेरिएंस ऑफ स्कोर, P किसको कहेंगे, तो एक पद का सही उत्तर देने वाले परीक्षार्थियों का जो अनुपात है, या प्रत्येक एकांश का कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच आइटम। Q से हम करेंगे जो प्रत्येक परीक्षण है उस पद का गलत उत्तर देने वाले परीक्षार्थियों का अंश, या 1 - B। सिग्मा बराबर टोटल। तो ये आपका KR20 का सूत्र था जिसको मैंने डिफाइन किया। दूसरा है हमारा KR21, सेम इसी की तरह है थोड़ा सा, लेकिन KR21 को हम सरल मानते हैं, लेकिन इसकी विश्वसनीयता सही नहीं है, ज्यादा प्योरिटी नहीं कह सकते इसमें। सूत्र क्या है इसका, R11 इक्वल n/n-1 ब्रैकेट HD² माइनस n सिग्मा PQ अपॉन HD² ब्रैकेट क्लोज। देखते हैं R11 क्या कहेगा, तो R11 बराबर संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता, n बराबर परीक्षण में कुल प्रश्नों की संख्या, और m बराबर प्राप्तांकों का मध्यमान मीन, और HD प्राप्तांक का प्रमाणिक विचलन। तो ये था आपका क्रूडर का रिचर्डसन विधि, जिसके दोनों सूत्र मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब नेक्स्ट है आपकी होइस्ट विश्वसनीयता। होइट इन्होंने 1941 में इस विधि को दिया, और इस विधि का दूसरा नाम है चारिता विश्लेषण विधि। यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि होइट विश्वसनीयता का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो चारिता विश्लेषण विधि है, सॉरी, एनालिसिस वेरिएंस मेथड। इसमें बस इतना ही है, तो ज्यादा नहीं पूछते। नेक्स्ट है स्थायित्व गुणक या परीक्षण विधि को क्रॉनबेक ने स्थायित्व गुणक कहा है, गिलफोर्ड ने परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि कहा है। ये तो मैंने आपको यही बता दिया था। दूसरा है तुल्यता गुणांक या प्रारूप विधि या विकल्प विधि को क्रॉनबेक ने तुल्यता गुणांक कहा है, और अन्य विद्वानों ने इसे प्रारूप या विकल्प प्रारूप विधि कहा है। तो मैंने इसमें ये लिखकर भी बता दिया है, आप लोग अगर नोट करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। ये उन्हीं के नोट्स हैं जो मैंने अभी बताए थे आपको, आप यहाँ से अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। स्थायित्व व तुल्यता गुणांक या अद्विच्छेद विधि, इस विधि को सम विषम विधि भी कहा जाता है, इवन ऑड मेथड भी कहते हैं। इसके लिए स्पीयरमैन ब्राउनी
प्रोफेसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एल गटमैन ने 1945 में इस सूत्र का प्रतिपादन किया था और ये जो सूत्र है मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, R11 बराबर 2 1 माइनस एच डी ए स्क्वायर प्लस एच डी बी स्क्वायर अपॉन एच डी स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज। R11 क्या है? पूरे परीक्षण का विश्वसनीयता। एच डी ए पहले आधे परीक्षण के पदों का प्रमाणिक विचलन एच डी है, बी दूसरे वालों का है और तीसरा ये एच डी टी है, संपूर्ण परीक्षण का जो एच डी है। तर्कयुक्त समानता विधि या क्रोडर रिचर्डसन विधि जो मैंने अभी इससे पहले बताई थी, परीक्षण पदों में समझाती होना आवश्यक है। इस विधि की विश्वसनीयता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो KR20 का प्रयोग परीक्षण के कठिनाई स्तर को मापने के लिए किया जाता है। परीक्षण में जो पदों का कठिनाई स्तर समान होगा तब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो KR21 लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? KR21। तो KR20 और KR21 दोनों सूत्र हो गए और इसे शक्ति परीक्षण के प्रयोग के लिए किया जाता है। परीक्षण का जो अंकन है वो 0 और +1 के रूप में होगा। +1 तब देंगे जब उसका आंसर सही होगा। ये आपके दोनों सूत्र दिए गए हैं। ये व्हाइट विश्वसनीयता है। इस विधि को चरता विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। इसमें पद चरता और परीक्षार्थी चरता दोनों को महत्व दिया गया है। विश्वसनीयता गुणांक बराबर वास्तविक अंक चरता अपॉन प्राप्तांक चरता, ये इसके सिंबॉलिक है। व्हाइट महोदय के अनुसार इन्होंने ये दिया है विश्वसनीयता गुणांक, वास्तविक अंक चरता, प्राप्तांक चरता, पदों की चरता, जिसे हमें अगर निकालना हो तब जरूरत पड़ती है। वैसे क्वेश्चन आपका सीधा यहीं से पूछ लिया जाता है कि इसे किसने दिया और किस दूसरे नाम से जाना जाता है। वैधता, तो वैधता के संबंध में कुछ डेफिनेशंस मुझे लगा कि ये देनी चाहिए, तो ये मैंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं। एनेस्टेसी के अनुसार परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है, ये इन्होंने कहा। चैपलिन के अनुसार जो है, चैपलिन ने कहा है कि किसी मापन यंत्र का वह गुण वैधता है जिसमें वह उसी चीज का मापन करता है जिसके प्रयोजन के लिए उसे बनाया गया है। प्रयोजन मतलब हमारा उद्देश्य। जैसे हम लीटर से कुछ लिक्विड मापते हैं, मीटर से कपड़ा मापते हैं, जमीन भी मापते हैं, घड़ी से समय देखते हैं, तो यहाँ इनकी वैधता उनसे रिलेटेड फील्ड में रहेगी। गैरेट के अनुसार किसी परीक्षण अथवा किसी मापन उपकरण की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि किस शुद्धता से उस गुण का मापन किया जाता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। गिलफोर्ड के अनुसार कहा गया है कि व्यापक अर्थ में वैधता इस प्रश्न का उत्तर देने की चेष्टा करती है कि परीक्षण पर प्राप्त अंक किस चीज का मापन करते हैं और वह क्या भविष्यवाणी करेंगे। यानी मैंने कपड़ा मापा और मैंने कह दिया ये 2 मीटर है, तो वो 2 ही मीटर रहेगा। डे के अनुसार वैधता से तात्पर्य उस मात्रा से है जहां तक परीक्षण उसे मापता है, जिससे उसे मापने की कल्पना की जाती है। यानी इंची टेप है तो मैं इससे कपड़ा माप सकती हूँ, जमीन माप सकती हूँ, किसी की लंबाई माप सकती हूँ, यानी वो लंबाई मापने के लिए है, लंबाई हो चौड़ाई हो उसे उसका मापन होगा, मेजरमेंट के लिए। अब जो वैधता के कुछ प्रकार हैं, इसी का जो दूसरा पार्ट है, तो वैधता हमारी कई प्रकार की होती है। विषय वस्तु वैधता, एक तो कंटेंट वैलिडिटी होगी, कसौटी पर आधारित वैधता, समवर्ती वैधता, भविष्यवाणी पूर्व कथन वैधता, आज बादल छा रहे हैं यानी बारिश होने की संभावना है। अन्वय या संरचना या कारक वैधता, फैक्टर वैलिडिटी। वैधता के कुछ अन्य नाम भी हैं, सुसंगत वैधता, आंतरिक वैधता इंटरनल वैलिडिटी, वृत्तीय वैधता, प्रतिनिधित्व वैधता, तार्किक वैधता, लॉजिकल वैलिडिटी। इतने प्रकार की जो वैधता होती है। अब इनमें से क्वेश्चन आता है और यहां से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये आपका कंपटीशन की ओर से देखा जाए या किसी भी तरह से देखेंगे तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कहेंगे क्रॉस वैलिडिटी।
क्रॉस वैलिडिटी हम किसको कहेंगे? तो जब किसी परीक्षण की वैधता किसी मानकीकरण न्यायदर्श पर न करके किसी भिन्न न्यायदर्श सैंपलिंग पर की जाए तो इसको क्रॉस वैलिडिटी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो आइटम यानी पदों की क्रॉस वैलिडिटी होती है, दूसरा परीक्षण की क्रॉस वैलिडिटी है कि हमने एक बार किसी और से, जैसे आप एक्सरे वगैरह कराने जाते हो तो एक लैब से करा लिया पहली बार, अब इसको क्रॉस चेक करना है तो हम दूसरी लैब पे चले जाते हैं, दोनों के रिजल्ट एक जैसे आते हैं तो वो ठीक मान लिया जाता है, थोड़ा डिफरेंस होता है तो हम जिसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है उसको मान लेते हैं। तो ये आपकी क्या थी? क्रॉस वैलिडिटी थी। अब परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो आपका टेस्ट है उसकी वैलिडिटी को कुछ फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट भी करते हैं। जैसे परीक्षण की लंबाई, बहुत लंबा परीक्षण होगा तो बच्चा करेगा ही नहीं, उसमें तुक्का मारी चलाएगा, कुछ कर लेगा कुछ थक जाएगा। पदों की कठिनाई स्तर एक डिफिकल्ट लेवल है तो भी नहीं कर पाएगा। समूह में विभिन्नता होगी, यानी एक तरह जिन पे अप्लाई करना है उनमें कुछ दूसरे लोग बैठे। निर्देशों का स्वरूप, आपने जो बच्चों को निर्देश दिए वो पूरे समझ नहीं आए। परीक्षण की गत्यात्मकता, इस पर भी निर्भर करता है। परीक्षण का सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता, यानी इंडियन टेस्ट है, अमेरिका में अगर उसको अप्लाई किया जाएगा तो उसकी वैलिडिटी इफेक्ट होगी, या अमेरिकन टेस्ट है और इंडियन सिचुएशन में उसे अप्लाई किया जाए तो उसके रिजल्ट कुछ डिफरेंट ही आएंगे। तो ये आपके परीक्षण को प्रभावित करने, परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे। ये हैं आपकी वैधता आकलन की विधियां या वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां, कि वैलिडिटी हम किससे ज्ञात करेंगे, किससे जानेंगे। तो पहली है आपकी सरल सहसंबंध विधि, दूसरी है द्विपंक्तिक सहसंबंध विधि, तीसरा है आपका द्विपंक्तिक सहसंबंध विधि को हम पॉइंट वाइज सीरियल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा चतुष्कोटिक सहसंबंध विधि, बहु सहसंबंध विधि, विभेद भविष्योक्ति या भविष्योन्मुख विधि, प्रत्याशा तालिका विधि और तत्व विश्लेषण विधि। ये आपकी विधियां हैं जिनके द्वारा हम वैलिडिटी। तो ये था हमारा एक अच्छी आकलन प्रणाली की विशेषताएं, वैधता और विश्वसनीयता के संबंध में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।